My name is Mamta and I welcome you each and every one of you in this beautiful session that is mitosis. हमारी प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था सेल साइकिल। सेल साइकिल के अंदर मैंने दो फेजेस बताए थे, इंटरफेज एंड एम फेज। इंटरफेज हम सारा डिस्कस कर चुके हैं हमारी प्रीवियस क्लास में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट माइटोसिस। ओके, mitosis is a most dramatic process in whole cell cycle. इसमें जो भी एक्चुअल में सेल डिवाइड होता है माइटोसिस की प्रोसेस के दौरान, एक्चुअल में वो दो हिस्सों में, दो डॉटर सेल में बंटता है। तो उस प्रोसेस को हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। सो फर्स्ट वी हैव टू गेट टू नो दैट व्हाट एग्जैक्टली माइटोसिस इज। माइटोसिस इज ए इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस एक इक्वेशनल डिवीजन है। व्हाट डज इट रियली मीन? इक्वेशनल डिवीजन का मतलब क्या होता है? दैट इज पेरेंट टू प्रोजेनी। पेरेंट्स में और बच्चों में इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा। हमारे मम्मी पापा में इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, वही नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमारे अंदर है और वही हमारी आगे वाली आने वाली जनरेशंस के अंदर होगा। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस के अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 46। हमारे पेरेंट्स में भी 46 हैं, ग्रैंड पेरेंट्स में भी 46 नंबर। ह्यूमन की जो स्पीशीज है उसमें ही 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो क्या करते हैं? माइटोसिस इज ए इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, ये इसको मेंटेन रखने में बहुत हेल्प करती है। अब माइटोसिस कैसे हेल्प करती है उसको हम आगे आने वाली प्रोसेसेस में पढ़ेंगे। फर्स्ट एक रफ आइडिया ले लेते हैं, इक्वेशनल डिवीजन होता क्या है। जैसे 46 क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन बींग्स में। ओके, अब जैसे कहते हैं कि इक्वेशनल डिवीजन मतलब इक्वल डिवाइड कर जाएगी। इक्वल डिवाइड करेगी तो मान लो इसके अंदर 23 आ गए, इसके अंदर 23 आ गए। भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें 23 आ गए, फिर ये सेल भी आगे 2 में डिवाइड होगी तो और हाफ नंबर हो जाएंगे, फिर ये आगे डिवाइड होगी, तो ऐसे तो खत्म ही हो जाएंगे क्रोमोसोम्स। तो ऐसा नहीं होता है बच्चे। इक्वेशनल डिवीजन कैसे होता है? जैसे 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, ये मैंने एक सेल का डायग्राम बनाया हुआ है। इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, ये क्रोमोसोम है। मैंने आपको बताया था कि सिंथेसिस फेज में डीएनए मटेरियल डबल हो जाता है। अगर 46 है तो उसमें डबल हो जाएगा, यानी कि 92 हो जाएगा। और फिर उसके बाद, क्योंकि उस टाइम पे वो क्रोमेटिन कंडीशन में होता है, तो हम उसको ऐसे क्रोमोसोम की तरह काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो पर वो अमाउंट डबल हो जाता है ताकि आगे जाके उसको 2 में डिवाइड होना होता है, तो इसलिए वो डबल अमाउंट हो गया। तो इसमें 46 आ जाएंगे, इसमें 46 क्रोमोसोम्स आ जाएंगे। वो कैसे आएंगे वो हम इस प्रोसेस में पढ़ेंगे। जो माइटोसिस होता है इसके 4 पार्ट्स होते हैं। 4 पार्ट में ये माइटोसिस कंप्लीट होता है। जैसे प्रोफेज, इसकी फर्स्ट स्टेज होती है प्रोफेज, सेकंड होती है मेटाफेज, थर्ड होती है एनाफेज एंड फोर्थ वन इज टीलोफेज। इसको हम पी मैट से भी याद रख सकते हैं। पी मैट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। सो जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, अभी आपके सामने डायग्राम आ गया होगा। जैसा कि आपको इसमें दिख रहा है, प्रोफेज में तो क्रोमोसोम कंडेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं। मेटाफेज में वो एक इक्वेटोरियल प्लेट में आ जाते हैं और एनाफेज में वो थोड़ा दूर दूर होने लग जाते हैं और टीलोफेज में लगभग वो अलग अलग न्यूक्लियस में पैक होना शुरू हो जाते हैं। ओके, ये ऐसे डायग्राम है, इस तरह से ये प्रोसेस चलेगा। अब हर स्टेप को हम अच्छे से देखेंगे। जो फर्स्ट स्टेज है वो है प्रोफेज। ये है हमारी प्रोफेज। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। जो माइटोसिस होता है वो 2 प्रोसेस में डिवाइड होता है। फर्स्ट वन इज कैरियोकाइनेसिस एंड सेकेंड वन इज साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियस का टूटना। पहले तो बच्चे ये न्यूक्लियस 2 में डिवाइड होगा, उसके बाद पूरी सेल 2 में डिवाइड होगी। पहले कैरियोकाइनेसिस यानी कि न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, उसके बाद सेल पूरा डिवाइड करेगी। तो पहले इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ न्यूक्लियस के डिवाइड होने की, ये पहली स्टेज है।
यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड होने के लिए स्टार्ट हो जाता है, तैयार हो जाता है पूरी तरह से। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम बहुत ही ज्यादा कंडेंस होना स्टार्ट कर देते हैं, तो हमें ये इस टाइप के स्ट्रक्चर्स दिखाई देने लग जाते हैं। ठीक है, सेंट्रोसोम मूव्स टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। ये सेंट्रोसोम है, ये अपोजिट पोल की तरफ, ये यहां होता है, यहाँ पे डिवाइड होता है और ये अलग पोल पे आना स्टार्ट कर देता है। नो न्यूक्लियर एनवेलप, नो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नो गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड नो न्यूक्लियोलस। इसमें सब कुछ आसपास का मटेरियल सब डीजेनरेट हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस को डिवाइड होने के लिए पूरा स्पेस चाहिए सेल के अंदर, तो वो स्पेस इसको प्रोवाइड किया जाता है, बाकी की ऑर्गेनल डीजेनरेट हो जाती हैं। ठीक है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम होता है, इस टाइप के क्रोमोसोम हमें दिखाई देने लगते हैं। हमने पिछली वीडियो में भी किया था। जो ये है, ये कितने क्रोमोसोम है? ये एक क्रोमोसोम है, और ये भी एक ही क्रोमोसोम है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया है सेंट्रोमियर से काउंट करना है। इसके अंदर एक सेंट्रोमियर है तो ये एक क्रोमोसोम है, इसके अंदर भी एक सेंट्रोमियर है तो एक क्रोमोसोम है, बट यहाँ पे डीएनए कंटेंट डबल हो गया है, क्योंकि आगे जाके ये सेंट्रोमियर बीच में से टूट जाएगा और ये दो क्रोमोसोम बन जाएंगे, एक दोनों डॉटर सेल के पास पहुंच जाएंगे। इस तरह से होता है। यहाँ पे प्रोफेज में ये सब होता है। आगे देखते हैं मेटाफेज। नाउ द सेकेंड फेज इज मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है? क्रोमोसोम्स अलाइन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट। इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन हो जाते हैं क्रोमोसोम्स। जैसे कंडेंस तो वो हो गए थे प्रोफेज के अंदर, इसमें और ज्यादा कंडेंस हो गए वो इक्वेटोरियल प्लेट पे, यानी कि सारे एकदम से यहां वहां बिखरे हुए होते, सब एक लाइन में आके अरेंज हो जाएंगे क्रोमोसोम्स। ठीक है। कैरियोटाइप, कैरियोटाइप क्या होता है? स्टडी ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, स्टडी ऑफ क्रोमोसोम बोलते हैं कैरियोटाइपिंग। वो बेस्ट होती है इस स्टेज में, क्योंकि क्रोमोसोम्स अपनी बेस्ट स्ट्रक्चर और शेप में होते हैं, हमें बहुत अच्छे से दिखाई देते हैं। तो कैरियोटाइपिंग इज डन इन द मेटाफेज स्टेज। अब ये क्रोमोसोम्स खुले हो जाते हैं साइटोप्लाज्म में। न्यूक्लियर एनवेलप इज कंप्लीटली डीजेनरेटेड। न्यूक्लियर एनवेलप हमें कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं, वो डीजेनरेट हो चुका है। बाकी सेल ऑर्गेनल डीजेनरेट हो चुके हैं, इनको प्रॉपर स्पेस मिला हुआ है, खुले ये साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है ये सारी प्रोसेस। ठीक है। न्यूक्लियर एनवेलप इज कंप्लीटली डीजेनरेट। Chromosomes are best seen in this stage. Chromosomes are openly in the cytoplasm and they are best seen in this stage. That's why karyotyping is done in this metaphase stage. अब आप यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर को, ये तो सेंट्रियोल्स हैं अपने। ठीक है, ये जो स्टार लाइक ये दिखाई दे रहे हैं ना इसके, ये इनको बोलते हैं एस्टर्स। एस्टर्स ये हमारे क्या है? स्पिंडल्स। ये अटैच होते हैं क्रोमोसोम से। तो ये क्रोमोसोम के कहां पे अटैच होते हैं? ये तो सेंट्रोमियर है, यहां पे एक प्रोटीनेशियस पार्ट होता है, इसको बोलते हैं काइनेटोकोर। काइनेटोकोर। स्पिंडल आके यहां पे अटैच होते हैं। ठीक है, और ये इक्वेटोरियल प्लेट पर आकर अरेंज हो जाते हैं। ये सब होता है मेटाफेज स्टेज में। एक और इंपॉर्टेंट बात, कॉल्चिसिन। ओके, एक कॉल्चिसिन एक ड्रग का नाम है। ये कौन से प्लांट से मिलती है हमें? कॉल्चिसियम ऑटमनेल, ये प्लांट का नाम है, इससे हमें कॉल्चिसिन मिलता है। व्हाट डज इट डू? इट इज ए एंटी कैंसरस ड्रग। कैंसर के ट्रीटमेंट में ये ड्रग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या करता है ये कॉल्चिसिन? इट अरेस्ट द क्रोमोसोम्स एट इट्स मेटाफेज। जैसे यहां पे क्रोमोसोम अरेंज हो गए, सेल को इसी स्टेज में अरेस्ट कर देगा कॉल्चिसिन। ठीक है, सेल ना यहां जा पाएगा ना वापिस आ पाएगा, वो यहीं पे ही अरेस्ट हो जाएगा। क्रोमोसोम ऐसे ही अलाइन रहेंगे,
वो दो डॉटर सेल्स में जा ही नहीं पाएंगे, तो सेल की आगे की प्रोसेस नहीं हो पाएगी। तो मतलब क्या है, व्हाट इज कैंसर? हमने हमारी प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस किया है, कैंसर इज अ अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सेल के डिवीजन को रोकना पड़ेगा ना। बाकी के ट्रीटमेंट तो खैर चलते ही हैं, पर सबसे पहला काम तो सेल के डिवीजन को रोकना है ताकि कैंसर आगे ना फैले। तो उसके लिए ये कोल्चिसिन ड्रग बहुत काम आता है। ये क्या करता है, क्रोमोसोम को मेटाफेज स्टेज में अरेस्ट कर देता है, जिससे कि आगे की सेल प्रोसेस, डिवीजन की प्रोसेस हो नहीं पाती। सो इट इज ए इंपॉर्टेंट टर्म, ओके, इंपॉर्टेंट ड्रग, यू हैव टू रिमेंबर दिस। कई बार क्वेश्चन आ जाता है एंटी कैंसरस ड्रग के लिए कोल्चिसिन को क्यों यूज किया जाता है, बिकॉज इट अरेस्ट क्रोमोसोम ऑन इट्स मेटाफेज स्टेज। लेट्स स्टार्ट anaphase. What happens in anaphase? In anaphase, chromosomes start to split. Okay, chromosomes which are arranged in an equatorial plate. हमने देखा था ना, क्रोमोसोम इस टाइप से अरेंज थे इक्वेटोरियल प्लेट पे, ठीक है। दे आर गेटिंग स्प्लिटेड, ओके, ऐसे स्प्लिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये एक अलग क्रोमोसोम हो गया, ये एक अलग क्रोमोसोम हो गया, ठीक है। एंड टू डॉटर क्रोमेटिड्स नाउ, अब ये डॉटर क्रोमेटिड्स हो गई क्योंकि सेंट्रोमियर भी ब्रेक हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी क्रोमोसोम को काउंट करना तो सेंट्रोमियर से ही काउंट करना है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, सेंट्रोमियर भी अलग हो गया। अब ये ऐसे थे तो हम इसको एक क्रोमोसोम बोलेंगे। अगर सेंट्रोमियर ब्रेक हो जाता है तो ये अब ये अलग क्रोमोसोम है, ये अलग क्रोमोसोम है, ठीक है। यही बात बताई गई है कि जो भी क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज थे, दे स्प्लिट एंड टू डॉटर क्रोमेटिड्स, अब इनको क्या बोलते हैं, इनकी आर्म्स को क्रोमेटिड्स बोलते हैं। तो इसको क्या बोला गया है एनसीईआरटी ने, डॉटर क्रोमेटिड्स, नाउ रेफर्ड एज डॉटर क्रोमोसोम। These daughter chromatids now referred as daughter chromosomes और future daughter cells, आगे जो दो सेल बनेगी उनके लिए ये डॉटर क्रोमोसोम तैयार हो चुके हैं। एनाफेज में क्या होता है, ये डॉटर क्रोमोसोम तो तैयार हो गए, दे आर स्प्लिट अपार्ट, एक इस पोल पे आ जाएंगे आधे क्रोमोसोम, आधे इस पे आ जाएंगे, ठीक है। एनाफेज में ये होता है। begins their migration on two opposite poles, जो these chromosomes they begin their separation to opposite poles. Centromere is leading and arms are trailing. Centromere is leading and arms are trailing. मैं आपको डायग्राम से समझाती हूं। Centromere is leading and arms are trailing, इसका मतलब है, डायग्राम को देखते हैं। लेट्स पुट इट दिस वे, ये हमने सेल बनाया। मेटाफेज में क्या पढ़ा था हमने, क्रोमोसोम्स आर अलाइंड इन दिस इक्वेटोरियल प्लेट। अब हम करने जा रहे हैं एनाफेज। तो इसमें क्या हो गया, जो क्रोमोसोम्स हैं वो डिवाइड, स्प्लिट आउट हो गए और अलग अलग पोल्स की तरफ जा रहे हैं। तो ये हमने ड्रॉ कर दिया सेंट्रोसोम, दीज आर एस्टर रेज, स्टार लाइक अपीयरेंस देते हैं ये, ठीक है। यहां पे हम बनाएंगे अपने क्रोमोसोम्स। पहले ये एक साथ थे, अब ये ऐसे अलग अलग हो गए, ठीक है। दीज आर स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। इनको अपनी तरफ खींच रहे हैं। आर्म्स आर ट्रेलिंग, सेंट्रोमियर इज लीडिंग, अटैच यहां से है तो ये इनको खींच रहा है, तो ये आगे लीड कर रहे हैं और आर्म्स आर
trailing. This is anaphase. Understood? In anaphase, chromosomes are split into two daughter chromosomes of future daughter cells और वो अपोजिट पोल्स की तरफ जाने लग जाएंगे. ये है एनाफेज. द फोर्थ स्टेज इज टीलोफेज. हमने प्रोफेज पढ़ लिया, मेटाफेज, एनाफेज एंड अब बारी है टीलोफेज की. टीलोफेज में क्या होता है? रीजनरेट न्यूक्लियर एनवेलप. जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो दोबारा से बनना स्टार्ट हो जाता है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोबारा बनना स्टार्ट हो जाता है. गोल्जी बॉडी कॉम्प्लेक्स दोबारा बनना स्टार्ट हो जाता है. न्यूक्लियोलस भी दोबारा बनना स्टार्ट हो जाता है. एग्जैक्टली अपोजिट टू प्रोफेज. ठीक है. क्रोमेटिन था जब हमने देखा था शुरू में जीवन फेज में, इंटरफेज की जीवन फेज में क्रोमेटिन था. वो धीरे धीरे क्रोमोसोम बनना स्टार्ट हो गया. मेटाफेज में हमने प्रॉपर क्रोमोसोम देखे. ठीक है. टीलोफेज में क्या होगा? क्रोमोसोम दोबारा से क्रोमेटिन बन जाएंगे. ठीक है. जैसा कि हम देख रहे हैं ये है टीलोफेज. इसमें क्या होगा? न्यूक्लियर एनवेलप आपको दिख रहा है, धीरे धीरे बनना स्टार्ट हो गया. ओके. क्रोमोसोम भी धीरे धीरे अपनी आइडेंटिटी लूज करने लग जाएंगे. ठीक है. When chromosome reaches to their respective poles, they lose their identity. Decondense and lose their identity. Decondense का मतलब है वो बिल्कुल कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना हुआ था, वो लूज होना स्टार्ट हो जाएगा. वो अपने नॉर्मल एक क्रोमेटिन की फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है. इसमें जो क्रोमोसोम है वो अपोजिट एंड पर चले गए, सब कुछ दोबारा से बनना स्टार्ट हो गया. ये एम फेज की लास्ट फेज है. ओके. इसके बाद हम डिस्कस करेंगे साइटोकाइनेसिस. साइटोकाइनेसिस क्या होता है? जब सेल में कार्योकाइनेसिस हो चुका है, यानी कि ये न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका है, उसके बाद आती है सेल के डिवाइड होने की. तभी तो दो डॉटर सेल बनेंगे, सेल को भी तो अलग अलग होना पड़ेगा. तो उस प्रोसेस को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस. सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म. न्यूक्लियर जो जेनेटिक मटेरियल है वो तो हाफ हाफ हो गया, अब सेल के साइटोप्लाज्म को भी हाफ हाफ होना पड़ेगा. तो ये कैसे होता है? फरो अपीयरेंस इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एक फरो अपीयर होती है इस टाइप का ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म में, और वो धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है इस तरह से. ठीक है. और लास्ट में मिल जाता है और सेल्स पिंच ऑफ हो जाती हैं. बाद में ये है साइटोकाइनेसिस. ये दो डॉटर सेल बन गई हमारी. अब यहां पे क्या हुआ है? फरो ग्रेजुअली डीपन्स. फरो डीप होती चली जाती है, दो सेल में डिवाइड हो जाती है. प्रॉपर न्यूक्लियस है, प्रॉपर साइटोप्लाज्म है, प्रॉपर डीएनए मटेरियल है. ये हमारी यहाँ पे बन गई दो डॉटर सेल. इसी के साथ ही हमारा खत्म होता है माइटोसिस. अब बच्चे माइटोसिस में हमने क्या पढ़ा था? अब सब चीजों को एक बार स्ट्रक्चर के थ्रू हम जान लेंगे. बच्चे सबसे पहले ये सेल थी. एक बार हम सब स्टेजेस को डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं. रिवीजन भी हो जाएगा और हमें अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, और एक दूसरे स्टेज का एक दूसरे के साथ कंपैरिजन भी हो जाएगा. सबसे पहले हमने पढ़ी थी प्रोफेज. ओके. प्रोफेज में क्या हुआ था? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट हो गया था. ठीक है. इस टाइप से क्रोमोसोम का कंडेंसेशन हो गया था. ठीक है. सेंट्रो जो ये है सेंट्रियोल्स, ये अपोजिट पोल्स पर जाने लग गए थे. ठीक है. न्यूक्लियर एनवेलप डिजेनरेट होना स्टार्ट हो गया था. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये डिजेनरेट होना स्टार्ट हो गया था. ठीक है. और क्रोमोसोम दिखने लगे थे हमें, मतलब क्रोमेटिन मटेरियल रेप्लिकेशन हो चुका है यहाँ पे. तो जो ये क्रोमोसोम है ये हमें सिस्टर क्रोमेटिड के साथ दिखाई देंगे. क्रोमोसोम कितने हैं? 2. ठीक है. क्रोमेटिड्स यानी कि इसकी आर्म्स कितनी है? 4. ठीक है. 2 इसकी 2 इसकी. प्रोफेज से फिर एंटर करते हैं हम मेटाफेज में. अब मेटाफेज में क्या हुआ था?
मेटाफेज में इक्वेटोरियल लाइन पर अरेंज हो गए थे क्रोमोसोम, है ना। और इसमें क्या पढ़ा था हमें, कॉल्चिसिन ड्रग, वो क्या करता है, क्रोमोसोम को इक्वेटोरियल प्लेट पर इसी स्टेज में इसको अरेस्ट कर देता है ताकि आगे सेल डिवाइड ना हो पाए। ये मैंने बना दिए स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। ये क्या है हमारी मेटाफेज, ठीक है। इसके बाद आई थी हमारी एनाफेज। एनाफेज में क्या हो गया था, दीज टू सिस्टर्स क्रोमेटिड्स स्टार्ट टू स्प्लिट एंड ड्रैग टू अपोजिट एंड्स, अपोजिट एंड्स पे ड्रैग होना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। वो कैसे हो जाती हैं, ये सेल है हमारी, ये सेंट्रियोल्स है, स्पिंडल फाइबर्स इन्हीं से तो अराइज हो रहे हैं, ये दिखा दिया हमने स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। ये दिखा दिया हमने क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स तो दो ही है ना यहाँ पे, तो इसलिए हम यहाँ पे भी दो ही दिखाएंगे, ठीक है। ये क्या है हमारी एनाफेज। इसमें क्या हो गया, क्रोमोसोम जो ये हैं ये स्प्लिट हो गए, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ है, वैसे तो ये यहाँ पे दो क्रोमोसोम है, तो यहाँ पे भी दो हुए, यहाँ पे भी दो हुए, स्प्लिट हो गए, ठीक है। इस कंडीशन में हमें चार दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे थे दो, ये चार किस लिए, क्योंकि ये अलग सेल बन जाएगा, ये अलग सेल बन जाएगा, तो दोनों में दो दो क्रोमोसोम आ गए एज ए पेरेंट सेल की तरह। आगे हम देखते हैं एनाफेज। ये है एनाफेज, ये हमारे सेंट्रियोल्स, ठीक है। अपोजिट एंड पे आ गए क्रोमोसोम्स, ठीक है। न्यूक्लियर एनवेलप स्टार्ट्स रीअपीयरिंग, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब कुछ दोबारा से बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये है हमारी टीलोफेज। इसके बाद आता है हमारा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, ग्रूव अपीयर होगा सेल के अंदर, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। न्यूक्लियस पूरी तरह से बन चुका है, ये जो डीएनए मटेरियल है ये डीकंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है टीलोफेज में। ये आपको दिख रहा है, मैंने थोड़े लंबे लंबे क्रोमोसोम बनाए हैं, जो कॉम्पैक्टली अरेंज थे ये थोड़े लूजन अप होने स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे पूरी तरह से ये डीकंडेंस हो जाते हैं और क्रोमेटिन और डीएनए का लूज शेप ले लेते हैं, और फाइनली ये दो डॉटर सेल में तब्दील हो जाते हैं, ठीक है। दीज आर टू डॉटर सेल। ये हमारी दो डॉटर सेल बन गई। ये प्रोफेज में इसमें कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे, 46 बनाए मैंने, दो है यहाँ पे। ह्यूमन में कितने होते हैं, 46। इसमें भी 46 रहेंगे, इसमें भी 46 रहेंगे, है ना। कैसे रहेंगे, डीएनए कंटेंट डबल हुआ, यहाँ पे भी डबल हुआ, ठीक है। डबल होने के बाद हाफ यहाँ चला गया, हाफ यहाँ चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे हाफ यहाँ है, हाफ यहाँ है, दोनों अलग से न्यूक्लियस में पैक होना स्टार्ट हो जाएंगे। साइटोकाइनेसिस होगा और फिर दो डॉटर सेल में डिवीजन हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट माइटोसिस एंड इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट meiosis. So bye for now. Thank you for watching and please like and subscribe to my channel. Thank you so much.